नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 10 बजे रात। पूरी दिन की बात का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 हेडलाइंस। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीकापुर आपको लिए चलते हैं। यहां पर शराबी युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। सड़क पर युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती का ड्रामा भीड़ देखती रही। हंगामा करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दरिमा रोड के ग्राम खाला की यह घटना है। तो ये देखिए सरेरात दिन दहाड़े किस तरह से एक युवती जो कि शराब के नशे में रही, उसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सड़क पर युवती ने दिन दहाड़े जमकर हंगामा किया। उसको कुछ लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। आप देखिए किस तरह से कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, युवती के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई भी की जा रही है, और शराब पीकर के युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा आखिर किया क्यों? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी अभिषेक, ये हाई वोल्टेज ड्रामा युवती ने क्यों किया और क्या कुछ कार्रवाई भी होगी इस युवती के खिलाफ? देखिए, जो अभी तक जो जानकारी कर निकल कर सामने आ रही है कि ये जो युवती थी वो कुछ लोगों के साथ मैनपाट गई हुई थी, और वहां से जब ये लोग लौट रहे थे तब शराब के नशे में धुत थे, और जब खाला के पास ये लोग पहुंचे हुए थे तो गांव के ही एक युवक से इनकी टक्कर हो गई थी। हालांकि जो दुर्घटना थी वो काफी बड़ी नहीं थी, लेकिन जब गांव वालों ने इन लोगों को जब नशे की हालत में जब देखा और उनसे विवाद करने लगे, तब युवती ने ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। युवती के साथ साथ जो लोग थे वो काफी नशे में थे, और जब आसपास के लोगों ने इन्हें समझाइश देने की कोशिश की तो ये लोग समझने के बजाय उलझने लगे। तब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। पुलिस ने फिलहाल जो युवती थी उनके साथियों को समझाइश देकर उन्हें रवाना किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर इस मामले में कोई शिकायत आती है तो इसके मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। जबलपुर में एक युवक का फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। युवक के साथ उसके साथी भी अलग अलग बंदूक लिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फायरिंग करने वाले युवक का नाम दीपक सिंह लोधी है, जो शहपुरा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव का रहने वाला है। जिस बंदूक से फायरिंग की जा रही है वो लाइसेंसी बंदूक आरोपी के पिता का है। मामले में जबलपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है और शहपुरा थाना प्रभारी को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। ये शाहपुरा क्षेत्र के किसी भी संबंधित व्यक्ति का हुआ या अन्य किसी भी थाना क्षेत्रों से संबंधित पाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो उस व्यक्ति के विरुद्ध, और यदि यह लाइसेंसी शस्त्र है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नक्सल विरोधी अभियान में गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में गढ़चिरौली महाराष्ट्र पुलिस के कमांडोज ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 16 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे, जबकि अन्य 2 नक्सलियों पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के कोला मार्का के जंगल में हुई। ढेर किए गए चारों माओवादी तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य बताए जा रहे हैं। जवानों ने मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के एक AK-47 कार्बाइन और 2 पिस्टल बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में डीवीसी वर्गीस, सचिव मांगी, इंद्रावती और डीवीसी मंगतू की पहचान लाखों रुपए के इनामी नक्सलियों के रूप में की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इन नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का नगद इनाम की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक लेटर बम फटा है। इस लेटर बम के फटने से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन के संगीन आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज को लिखे पत्र में अरुण सिसोदिया ने रामगोपाल अग्रवाल के साथ ही विनोद वर्मा पर भी आरोप लगाए, और आरोप में उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ के बगैर अप्रूवल रामगोपाल ने पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को राशि दी। उन्होंने रामगोपाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर करने की भी मांग की है। बता दें कि रामगोपाल वर्मा फिलहाल ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए कई महीनों से गायब है। इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि उन्हें कोई लेटर अब तक नहीं मिला है। सिसोदिया को पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं कांग्रेस में लेटर बम पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि कांग्रेस में अंतरकलह की वजह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, जो पूरे देश में घूमकर न्याय की बात करते हैं।
हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू को सूचना के अधिकार से छूट देने के मामले में राज्य शासन संशोधन करे। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 नवंबर साल 2006 को अधिसूचना जारी कर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त किया था। कोर्ट ने इसे त्रुटिपूर्ण कहा है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से इस तरह की संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इस आदेश के 3 सप्ताह के अंदर छत्तीसगढ़ प्रशासन विभाग को अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी कि ईओडब्ल्यू को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना होगा। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 3 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मंगलवार को अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी बंटी साहू के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज वाले बहुत सारे नेता आ रहे थे, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा छिंदवाड़ा से एक ही परिवार लगातार जीत कर जाता है, लेकिन छिंदवाड़ा का विकास नहीं होता, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना जरूरी है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा के सफाई वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि सफाई किसकी हो रही है ये सभी आप देख रहे हैं। देखिए, कुछ बातें राज की होती है, उसको राज ही रहने दो। सफाई किसकी हो रही है ये आप सब देख रहे हैं। जिन नेता का नाम लिया वो खुद भी आ रहे थे, जय श्री राम बोलने लगे थे, सोच रहे थे कि मैं इधर आ जाऊं और चुनाव लड़ लूं। और हमने ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लायक नहीं है उनके लिए दरवाजे बंद हैं, बाकी सबके लिए दरवाजे खुले हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपक बैज ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर केंद्र सरकार जानकारी छुपाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर पोल खोल दी। चुनावी बॉन्ड देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा के चंदा वसूल करने की भी बात कही। वहीं राजनांदगांव में सार्वजनिक मंच पर भूपेश बघेल की उपस्थिति में एक कार्यकर्ता के भड़ास निकाले जाने पर दीपक बैज ने कहा कि इस मामले में जिला कांग्रेस अपने स्तर पर निर्णय लेगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से वसूली किया है। अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी का हम तक कोई बात नहीं आया है, ना कोई इस तरह के शिकायतें नहीं आई है। जब आएगी देखेंगे, लेकिन इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक पार्टियां लगातार कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रही है। इसी क्रम में भानुप्रतापपुर, कांकेर लोकसभा और राजनांदगांव में बीजेपी ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश के मंत्री शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। मोदी की गारंटी पर लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी की बात की गई। कार्यकर्ता बंधुओं के लिए इस मंच के पीछे भोजन की व्यवस्था रखी गई है। मोदी की गारंटी में हमने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 400 पार का लक्ष्य है। परंपरागत सीट है वो बचा नहीं पा रहे, वहाँ से भाग रहे हैं। एक समय था जब कहते हैं वो कहा करते थे कि अमेठी से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी से तो वो जीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, सपना था, नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, उस घोषणाओं को पूरा करने में सराहनीय काम किया है। इसमें सभी से निवेदन किया गया है अधिक से अधिक कार्य करें और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 400 पार का जो नारा लगा है उसमें से एक यहाँ पर भी हमारे संतोष पांडे जी आगे आएंगे, यही हम शुभकामनाएं दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इन तैयारियों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख वोटर अपने अपने इलाकों में सांसद चुनेंगे। मध्य प्रदेश में 85 साल से ऊपर के कुल 2,89,503 मतदाता हैं, जबकि 5,79,130 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनको घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। वहीं ईवीएम परिवहन वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। उन्होंने बताया मध्य प्रदेश में कुल 64,523 मतदान केंद्र हैं और 1500 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 5.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। कुल हमारे यहाँ 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसा आप जानते हैं। हमारे जो टोटल वोटर्स हैं आज की स्थिति में वो हैं 5,64,76,110। निर्देश है कि 50% से अधिक मतदान केंद्रों पे लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो, उसका पालन लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया जाएगा। जिन गाड़ियों में ईवीएम मशीन का परिवहन होता है, जीपीएस के माध्यम से इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा। बालाघाट के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के रामपायली बिठाली रेत घाट में कई सालों से करोड़ों रुपए का अवैध डंप और परिवहन का कार्य बेखौफ चल रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर वारासिवनी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रामक दिखाई दिए। जहां रेत कारोबार में लगे कई डंपर और ट्रैक्टर चालक फरार हो गए, तो वहीं मौके से हाइवा, जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार चंदन नदी के किनारे रामपायली के पास मोहगांव बिठली घाट स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद कई सालों से यहां पर अवैध रूप से रेत डंप करके करोड़ों की रेत चोरी की जा रही है और नदी को बर्बाद किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि रेत के अवैध कारोबार में रेत माफिया के साथ स्थानीय ग्रामीण नेता, सरपंच की मिलीभगत होने का भी आरोप है। इस अवैध रेत घाट से अन्य रेत घाट की रॉयल्टी पर डंपरों से रेत परिवहन किए जाने का मामला भी उजागर हुआ। रेत कहाँ से भर रहे थे आप? अभी तो मोहगांव से भर। मोहगांव की बिटली है मोहगांव रेत घाट का पहचान। और रॉयल्टी का की कट्टी आपकी? शिवपुरी। कौन जिम्मेदार बताइए? इसका जिम्मेदार कौन है? जो घाट सैंक्शन ही नहीं है, 5 करोड़ की चोरी होती है 5 साल से। किसका काम है रोकना? जब माइनिंग राजस्व पुलिस अपना काम ना करे तब हम खाना पड़ा। हमारा काम है कि रोकना है, पर चूंकि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। इनके अपने नियम अनुसार अवैध परिवहन का और भंडारण का केस जब्त बना लिया है। अब इनको थाने ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु अभी क्या है कि इसके जो चालक है ड्राइवर डंपर का, वो मोबाइल बंद रखा है, तो इसलिए समस्या आ रही है। मिस्त्री बुलवाए हैं, मिस्त्री बुलवा के इसको डायरेक्ट ले। प्रदेश की नई मोहन सरकार ने अवैध कॉलोनियों को बसाने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त आदेश दिया है, जिसके बाद अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2016 से अब तक 852 अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मोहन सरकार का कानून कॉलोनाइजर पर शिकंजा कस पाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर शहर से सटे इलाकों में तेजी से बन रही अवैध कॉलोनियों के संचालक लोगों को वैध कॉलोनी का झांसा देकर अवैध प्लॉट बेच रहे हैं। ग्राहकों को कागजात दिखाकर कॉलोनी को वैध बताकर उनसे मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्वालियर में पहले सरकारी रिकॉर्ड में 629 अवैध कॉलोनियां थी और भाजपा सरकार ने 2016 के पहले की बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। इसके तहत 311 कॉलोनियों को वैध कर दिया गया। वहीं पिछले साल शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, लेकिन यह आदेश अमल में नहीं आ पाया और साल 2022 के नए सर्वे में 223 नई अवैध कॉलोनियां बस गईं। ग्वालियर में अब करीब 550 अवैध कॉलोनियां हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जब अवैध कॉलोनियां शासन की निगाह में आती है तो उसे तोड़ दिया जाता है। शहर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें अवैध कॉलोनी कुछ समय से बड़ी हैं। मैंने भी कुछ देखा था। हम लोग उस पर एक ज्वाइंट कार्रवाई प्रशासन और नगर निगम मिलकर उस पर कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। जल्दी ही कार्रवाई की। फॉर्म 4 कॉलोनी यानी वैध कॉलोनी में सस्ते प्लॉट, फ्लैट और मकान का लालच देकर अवैध कॉलोनी बसाने वाले लोगों को झांसे में लेने की कोशिश करते हैं।
इसके लिए उन्होंने बकायदा सुविधा युक्त ऑफिस बना रखे हैं, जिसको लेकर सांसद विवेक शेजवलकर और कांग्रेस का कहना है कि ऐसे कॉलोनाइजर के साथ साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक क्या होता था कि प्लॉट बेच करके वो तो बरी हो जाते थे और फिर उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की या प्रशासन की, वो तो हाथ झाड़ के अलग हो जाते थे। तो मेरा मानना है अगर इस तरह के प्रभावी कानून के अंतर्गत वो आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, तो मेरा मानना है कि इसके परिणाम भी अच्छे होंगे और जनता का भी इसमें लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कभी कहते हैं वैध करेंगे, कभी कहेंगे अवैध करेंगे, तो ये जनता को भ्रमित करने का काम है, जो इसको भी बंद किया जाना चाहिए। तो ओवरऑल जो है कि जो इसमें संलिप्त है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पिछली शिवराज सरकार में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करने वाली भाजपा अब इस मसले का नए सिरे से निराकरण करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नगरीय प्रशासन मंत्रालय के प्रमुख सचिव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। रायगढ़ जिले में पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश का निपटारा करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पावर प्लांटों से हर साल लगभग 1.5 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश निकलता है। फ्लाई ऐश हर साल 25 से 30% बढ़ रहा है। NTPC से करीब 30 लाख टन राखड़ निकलता है। इसी तरह JPL से 21 लाख, JSPL से 23 लाख, MSP स्टील से करीब 1.25 लाख और अंजलि स्टील से 2 लाख और JSW से 2 लाख टन से ज्यादा फ्लाई ऐश निकलता है। इनके अलावा कई छोटे मंझोले उद्योगों से भी राखड़ निकलता है। खुद पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट कहती है कि जिले में बमुश्किल 51% फ्लाई ऐश का निपटारा हो पा रहा है, जबकि बाकी का राखड़ खुले में फेंक दिया जाता है। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने 14 उद्योगों पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। पर्यावरण अधिकारी का कहना है कि शासन से जिले में बंद पड़ी कोल माइंस की फीलिंग के लिए अनुमति मांगी गई है। इससे काफी हद तक समस्या का हल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है रायगढ़ के लिए। आज आम इंसान का जीना दुभर हो गया, तकलीफ में है सारे लोग। आप देखेंगे कि फ्लाई ऐश यहाँ वहाँ कहीं पर भी रोड किनारे ट्रक के डंपर के ड्राइवर लोग गिरा देते हैं, ऊपर से वापस चले जाते हैं। जहाँ से फ्लाई ऐश निकलता है उस फ्लाई ऐश से, उस कंपनी से और उस ट्रांसपोर्टर के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मैं मांग इस भाजपा सरकार से जरूर करूँगा। फ्लाई ऐश का 100% उपयोग किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए हमने उद्योगों को इसके लिए प्रत्येक माह में 5 दिवस, शुरुआती 5 दिवस में इसकी रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। संज्ञान में आया है कि रोड पे फ्लाई ऐश गिरता पाया गया। इसको स्ट्रिक्ट करने के लिए हमने उद्योगों को सतत चेतावनी दी है, साथ ही एक फ्लाई ऐश नंबर भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। प्रदेश में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलें चौपट हो चुकी हैं। प्रदेश की इन 6 तस्वीरों से लगातार हो रही बारिश और उनसे हो रहे नुकसानों को समझा जा सकता है। बेमौसम बारिश पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंदौर का जू हर मायने में अव्वल दर्जा रखने की क्षमता रखता है। इंदौर समेत शहर के आसपास के जंगल के जानवर की भी देखरेख यहीं हो रही है। हाल ही में इंदौर में एक 8 महीने के तेंदुए को लाया गया, जिसकी हालत शुरुआत में नाजुक थी, लेकिन 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद फिर से अब उसे जंगल में छोड़ने के लिए तैयार है। मौके का जायजा लिया संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर का जू हर मायने में अपने आप को आगे रखने में अव्वल दर्जे पर आ रहा है। इंदौर का जू चाहे जानवरों की प्रजातियों की बात करो, जानवरों की संख्या की बात करो या अब ट्रीटमेंट की बात करो, हर जगह इंदौर जू अपना नाम कमा रहा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो एक ऐसे तेंदुए की है जो एक छोटा सा तेंदुआ है। इसे देवास फॉरेस्ट द्वारा यहाँ पर लेकर आया गया था और जिस समय इसे लेकर आया गया था उस समय इसकी हालत कुछ इस तरह से थी कि 6 दिनों तक लगातार ड्रिप चढ़ी थी और उसके बाद स्थिति फिर भी मरने जैसी थी। पर उसके बाद कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया कि अब आप खुद देख सकते हैं कि जू में मौजूद इस तेंदुए की हालत कैसी है। सर, आप ही से जानेंगे किस तरह से ये जो तेंदुआ था इसे एकदम मरने की स्थिति में लेकर आया गया था, लेकिन अब जो उसकी स्थिति है वो हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, जिस समय इसको लाए थे उस समय इसकी हालत काफ़ी नाजुक थी और इसको ओपन में ही हम लोगों ने सब इसको ट्रीट किया था उस समय। सर, कितना बड़ा है तेंदुआ और इसको ट्रीटमेंट कुल कितने दिनों का दिया गया है? देखिए, अभी हम लोग भी ज़्यादा जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी छोटा है, इसकी एज करीब साल भर के आसपास है और थोड़ा सा डाउट इस बात पर भी है कि अगर इसको रिलीज़ किया जाता है तो ये अपना खुद शिकार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसमें थोड़ी सी शंका है, क्योंकि इस एज ग्रुप में
बड़े किसी एनिमल्स का शिकार करना तो इनके लिए संभव नहीं। छोटे शिकार मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो वो भी एक सवाल है। फॉरेस्ट वापस भेज दिया जाएगा ताकि उसे रिलीज़ किया जाए, और जिस तरह से वो एग्रेसिव हो रहा है और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के मद्देनज़र इसे जल्द ही अब जू में रिलीज़ किया जाएगा। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए फास्ट 50 योगिता के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।